हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस की, जो Z 2018 में पूछे गए थे। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इनका वीडियो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। सत्येंद्र हेड्स अ ब्रांच ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड्स स्मॉल साइज लोन्स catering to rural households. As the head of the branch, he supervises three collection officers, Palani, Syed, and Godwin. Palani was recently transferred by the company from another branch. तो एक बहुत बेसिक जानकारी दी गई है। एक ब्रांच है, उसके हेड हैं, कंपनी किस फील्ड में डील कर रही है, रूरल हाउस को वो स्मॉल साइज लोन्स केटर करती हैं, तीन कलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक कलेक्शन ऑफिसर को रिसेंटली ट्रांसफर किया गया है दूसरी ब्रांच से। सैयद फियर्ड पलनीज ट्रांसफर में पुल डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच। ना उनका कंसर्न ये है कि ब्रांच की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जा सकती है। एज ही फेल्ट पलनी वॉज ट्रांसफर ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस ब्रांच। दूसरी ब्रांच से यहाँ पर इनका ट्रांसफर क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब ये यहाँ आ गए हैं तो इससे हमारी जो ओवरऑल ब्रांच की परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। दिस इज वॉट सैयद फियर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल मोस्ट लाइकली एस्वेज सैयद्स फियर। कि उनके मन में जो डर है उसको थोड़ा सा शांत करे कि चिंता मत करो, उनके आने से ब्रांच की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना इस तरह के क्वेश्चंस में हम जनरली क्या करते हैं, जब भी कोई आंसर रीड करते हैं तो उसका काउंटर आंसर तैयार करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इन द पास्ट 12 years एज द हेड ऑफ ब्रांच सत्येंद्र हैज एक्सीडेड टारगेट्स एवरी टाइम। ना मान लीजिए ये जानकारी हम सैयद के साथ शेयर करें कि पिछले 12 सालों में जो सत्येंद्र हैं, क्योंकि वो ब्रांच के हेड हैं, उन्होंने हर बार अपना टारगेट अचीव किया है ब्रांच का। अब इसके अगेंस्ट सैयद क्या कहेंगे कि सर हो सकता है अभी तक हम ब्रांच का टारगेट अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि जो ऑफिसर्स थे वो काफी अच्छे परफॉर्मर्स थे, राइट, और एक एक्सपीरियंस्ड लोगों की टीम हमारे यहाँ पे थी। अब क्योंकि एक ऐसा पर्सन आ गया है जिसको दूसरी ब्रांच से पूरे परफॉर्मेंस के कारण ट्रांसफर किया गया है, तो हो सकता है इस साल हम वो टारगेट अचीव ना कर पाए। तो ये स्टेटमेंट जो सैयद हैं उन्हें एस्वेज नहीं करेगा, उनके जो मन का डर है उसको ये आंसर नहीं करेगा, क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस है। पास्ट में क्या हुआ है इससे फ्यूचर आउटकम को आप डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन, पलनी हैज बीन अ टॉप परफॉर्मर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हिज परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड ओनली इन द लास्ट 3 years। अगर ये स्टेटमेंट बोला तो डेफिनेटली सैयद को और डर लगेगा कि सर वही बात तो मैं कह रहा हूं कि पहले तो टॉप परफॉर्मर थे पर पिछले 3 साल से खराब परफॉर्म कर रहे हैं दूसरी ब्रांच में भी, इसलिए यहां भेज दिया गया। यहां भी खराब परफॉर्म करेंगे तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी उन्हें एस्वेज नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द ब्रांच परफॉर्मेंस हैज बीन गुड फॉर पास्ट 10 years, सईद हैज ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन 3 years बैक। अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी वही है जो फर्स्ट है कि पिछले 10 सालों से परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अगेन सईद का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सर 10 सालों से अच्छी है, इस साल बिकॉज एक पुअर परफॉर्मर आ गया है अच्छी नहीं रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी एस्वेज नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हेन सईद ज्वाइंड एज अ फ्रेशर इन दिस ब्रांच, others in the branch had feared that he might bring down the performance of the branch। कि जब आपने ज्वाइन किया था, बट आपने ज्वाइन कैसे किया था? एज अ फ्रेशर। तो जो दूसरे लोग थे ब्रांच के, उन्हें भी ये लगता था कि अब ब्रांच की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। देन ही कैन से कि सर अगेन परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया था बट आई स्टार्टेड शोइंग द कमिटमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, और ये जो ज्वाइन कर रहे हैं इनका डाउन जा रहा है, इनका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, इन्होंने अब रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आप ये मान के चले कि ये परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होगा। तो इस ऑप्शन को भी हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए उनके पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा और इससे उनके मन का जो डर है वो खत्म नहीं। While calculating the branch performance, the branch head has the choice to exclude new joinees performance। ये स्टेटमेंट उनको हाँ शांत करेगा कि भाई ब्रांच की परफॉर्मेंस खराब क्यों नहीं होगी, कि जब हम ब्रांच की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे तो जो ब्रांच हेड है उनके पास ये चॉइस है कि वो जो नई ज्वाइनी है उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करें या ना करें। तो अगर नहीं करेंगे तो बाकी जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस काउंट होगी, वो सब कुछ ज्यादा अच्छा है ही। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट सईद की जो डर है उसको एस्वेज करेगा कि आप चिंता मत करें, ब्रांच की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं आने दिया जाएगा बिकॉज ऑफ पलनी। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम उनकी परफॉर्मेंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ब्रांच की परफॉर्मेंस से। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 months later Palani submitted local travel bills to Satyendra for reimbursement. Satyendra realized that the bill amount was 30% higher than expected। कई वजह हो सकती है।
Which of the following options, if true, will enable Satyendra take a decision that shall set a precedent which is least likely to be misused in the future? Now यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहली बात तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो अगर ट्रू हो वो सत्येंद्र को एनेबल करेगा टू टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन जब आप लेते हैं तो आप उन चीजों के ऊपर बेस पे लेते हैं जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनके बारे में आप फैक्ट है, डेटा है, उसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपीरियंस या इमोशनल होके आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहली बात तो हमें डिसीजन लेना है और ऐसा डिसीजन लेना है दैट शैल सेट अ प्रेसिडेंट विच इज लीस्ट लाइकली टू बी मिसयूज्ड इन फ्यूचर। तो हम एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे जिसको आप फ्यूचर में मिसयूज नहीं कर सकते, सो दैट अगर कोई नए और एम्प्लॉय आते हैं, नई ब्रांच मान लीजिए ट्रांसफर होते हैं, फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए हमें एक गाइडलाइन बनानी है कि आपका जो रीइंबर्समेंट होगा लोकल ट्रैवल का, उसके लिए ये हमारा क्राइटेरिया है, उसको आपको फॉलो कर। फर्स्ट ऑप्शन, Palani being new to the area uses auto rickshaws which are more expensive than personal motorcycles used by other collection officers। सबसे पहली बात तो हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, उन्होंने जो बिल सबमिट किया उसमें लिखा होगा कि भाई आपने मोटरसाइकिल यूज की या आपने ऑटो रिक्शा यूज किया। तो ऑटो रिक्शा यूज किया सो दे आर कॉस्टलियर। तो इसके बेस पे वो एक डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर में कि आप ऑटो रिक्शा से ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉस्टलियर होते हैं, आप लोग मोटरसाइकिल से जाएंगे। तो एक क्या हुआ, इस डेटा को वो क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसके बेस पे एक डिसीजन ले सकते हैं और इस डिसीजन को फ्यूचर में वो यूज भी कर सकते हैं जिससे कि कल को कोई भी इसको अपने फेवर के लिए यूज ना करे। कि जब ये क्लियर हो गया कि भाई ये आपका वे है जिसमें आपको ट्रैवल करना है, अब आप चाहे तो ऑटो रिक्शा में जाएंगे या कार में जाएंगे, तो एड ऑन जो आपका पैसा लगेगा दैट यू हैव टू बेयर, बिकॉज हम आपको मोटरसाइकिल का ही पैसा जो है वो रीइंबर्स करेंगे। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। अनलाइक हिज कलीग्स, Palani's हाउस हैज वेरी पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पुअर है ना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगेन हमें नहीं मालूम है कि उनका जो क्लाइंट बेस है वो कैसा रिलेट कर पा रहा है, अपने जो क्लाइंटेज है वो उनके घर से कितना दूर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पर हम जब मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो हम हायर टैक्सी या हायर कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो अवेलेबल हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इसलिए उनका खर्चा ज्यादा है। खर्चा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उन्होंने वो चीज यूज की है जो कि महंगी है। तो देयरफॉर इसको हम ऑप्शन से रिजेक्ट कर सकते हैं। अनलाइक हिज कलीग्स, Palani सेल्स टेरिटरी हैज अ पावरफुल कॉम्पिटिटर। ना पावरफुल कॉम्पिटिटर होने के बेस पे आप डिसीजन कैसे लेंगे? हमें ध्यान रखना है कि हमें डिसीजन भी लेना है ना। पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है तो आप डिसीजन क्या लेंगे? आप ये कहेंगे कि आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको आपको यूज करना है, तो उसके लिए तो मना है ही नहीं। दैट इज वाई आपका लोकल ट्रैवल का बिल रीइंबर्स हो रहा है। तो जैसे आपने कहा पावरफुल कॉम्पिटिटर है, अब इसके बेस पे वो क्या डिसीजन लेंगे जिससे कि फ्यूचर में जो नए एम्प्लॉय आए या कोई ट्रांसफर होके आए वो उसे मिसयूज नहीं कर सके। तो इसके बेस पे कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। अनलाइक हिज कलीग्स, Palani's कस्टमर्स कैन मीट हिम ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स। अब क्या इसके बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं साहब आपको वीकेंड पे नहीं मिलना है, आपको वीकडे पे मिलना है? अच्छा, अगर मान लीजिए वीकेंड पे मिलना है तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि भाई वीकडेज में आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आपका खर्चा तो वही है, कस्टमर को तो आपको उतनी बार ही मिलना है। आप चाहे वीकेंड पे मिले चाहे वीकडे पे मिले, तो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों हो रहे हैं? इसको अगेन वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं एंड देयरफॉर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अनलाइक हिज कलीग्स, Palani हैज टू विजिट कस्टमर्स रिपीटेडली एज दे रिक्वायर एडिशनल परसुएशन। अगेन अब उसको बार बार अपने कस्टमर को विजिट करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे वो? इसके बेस पे डिसीजन क्या लेंगे कि आपको विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट है बिजनेस लाना। तो अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपका क्लाइंट एक बार में डिसीजन नहीं ले रहा है, तो आपको बार बार विजिट करना ही पड़ेगा। और ये ट्रू सिर्फ Palani के लिए नहीं होगा, ये बाकी सबके लिए भी होगा। अगर Palani अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। पर इसके बेस पे वो डिसीजन क्या लेंगे जिससे कि ये जो एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल किया जा सके, फ्यूचर में इसका मिसयूज नहीं हो? तो ये भी आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली हम फर्स्ट ऑप्शन को आंसर मार्क करेंगे, बिकॉज यहां पर वो डिसीजन क्या ले सकते हैं कि आपको ऑटो रिक्शा या जो कैब है जिनकी कॉस्ट हायर है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आपको ट्रैवल करना है आपको लेटेस्ट से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना है जो कि कंपेरेटिवली कम कॉस्टली है और हमारा पर्पस जो है वो यहां पर सॉल्व कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, Satyendra is allocating territories to his subordinates for the coming financial year. So far, Palani performance has been poor and this allocation will decide his future in the organization. Now, generally as a head, आपको अगर किसी को अपनी टेरिटरी अलोकेट करनी है, और ध्यान रखिए आपका टारगेट क्या है
कि ब्रांच अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। तो फिर आप कैसे अलोकेट करते हैं? पहला तरीका होता है कि भाई मेरे अच्छे परफॉर्मर्स कौन कौन है, उन्हें अच्छे एरियाज दिए जाएं जहां से रेगुलर बिजनेस आ रहा है, जहां पर हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको एक्स्ट्रा टेरिटरीज दी जाए, एक्स्ट्रा एरिया दिया जाए। जो पुअर परफॉर्मर हैं उनको जो एक टेरिटरी है उसी पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा जाए और उनके लिए कुछ एड ऑन हेल्प हो सकती है। सो नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? अच्छे परफॉर्मर को अच्छी और बड़ी टेरिटरी देते हैं, पुअर परफॉर्मर जो है उनको थोड़ा सा कम टेरिटरी देते हैं, पर उनको ऐसी टफ टेरिटरी भी नहीं दे सकते हैं जहां पर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, क्योंकि इससे यहां पर एज इट इज मेंशन हिज फ्यूचर इन द ऑर्गेनाइजेशन वो डिसाइड होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी द लीस्ट यूजफुल टू सत्येंद्र इन टेकिंग अ फेयर अलोकेशन डिसीजन? तो जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो यूजफुल हैं, उनमें से लीस्ट यूजफुल हमें पता करना है जो इस डिसीजन को लेने में, फेयर अलोकेशन का डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करता हो। फर्स्ट ऑप्शन, सईद टेरिटरी हैज शोन कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस इन द पास्ट 3 years। अगर उनकी जो टेरिटरी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्रोबेबली आप क्या चाहेंगे कि सईद को और जिम्मेदारी दी जाए, तो इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। सईद टेरिटरी फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अ वेल नोन ब्रांड। अगर सईद की टेरिटरी को टफ कंपटीशन मिल रहा है तो इसका मतलब है उन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी टेरिटरी पर फोकस करना होगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे काम की है, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे डिसीजन लेते समय। अ न्यू टेरिटरी दैट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम 2 रिलेटिवली अननोन ब्रांड्स। पहली बात तो एक नई टेरिटरी है, कंपटीशन मिल रहा है रिलेटिवली अननोन ब्रांड से। तो अब यहां पर हम क्या करें, क्योंकि हमारे लिए भी टेरिटरी न्यू है, अब इसमें किसको अलोकेट करें? क्या मैं अपने उस रिसोर्स को अलोकेट करूं जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, या जो उलझा हुआ है क्योंकि उसकी खुद की टेरिटरी में टफ कंपटीशन है? इस जानकारी से मुझे अलोकेशन में कोई मदद नहीं मिलेगी। किसको अलोकेट करोगे, ये सवाल मैं पूछूं, बेस्ट परफॉर्मर को या पुअर परफॉर्मर को? वी डू नॉट नो हियर। तो एक बार इसे हम अपना ऑप्शन कंसीडर करके रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गॉडविन्स टेरिटरी हैज शोन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन द पास्ट 3 years। जब जिस रीजन से हमने फर्स्ट को रिजेक्ट किया है उसी रीजन से हम फोर्थ ऑप्शन को भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये टेरिटरी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम चाहेंगे कि गॉडविन इस टेरिटरी को भी संभाले और साथ में कुछ और एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। गॉडविन्स टेरिटरी परफॉर्मेंस हैज बीन फ्लैट फॉर द पास्ट 2 years। मतलब यहां पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स प्रोबेबली या तो कंपटीशन ज्यादा है या गॉडविन उसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो टेरिटरी है ये मैं किसको दे सकता हूं? अगर किसी और को देता हूं तो हो सकता है वो जहां परफॉर्म कर रहा है वहां से हमारे लिए दिक्कत हो जाए, वो अब इस टेरिटरी में आके परफॉर्म ना करे। तो हम कोशिश क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्या डिसीजन लेंगे कि ठीक है गॉडविन उस पर जो टेरिटरी है उसमें परफॉर्म करे। थोड़ा हम ध्यान रखें कि उनका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव हो ताकि ये हमारे लिए एडवांटेज रहे। अब गॉडविन को हम यहां से शिफ्ट कर नहीं सकते इजीली, क्योंकि यहां से शिफ्ट किया तो पहली बात उसको रिप्लेस कौन करेगा, और दूसरा यहां से शिफ्ट करने के बाद गॉडविन जहां जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो टेरिटरी भी परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर हो जाए? तो इसके कारण हम डिसीजन ले सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन एक ऐसा आंसर है जो डिसीजन लेने में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। लाल एंड सन्स, a family business comprises 3 different companies in 3 different industries. Sudarshan Lal was heading this entire business from the inception. 2 years ago, he hired 3 managers, one for each company, and Chhagan Lal Jha as Chief Executive Officer to look after the entire business. These 3 managers are reporting to the CEO. However, Sudarshan Lal and his family still own the entire business, though they are not involved in day-to-day operations. First question क्या है? 2 years after the handing over, Sudarshan was concerned that none of the companies except one is profitable. तो टोटल हमारे पास कंपनीज कितनी है? यहाँ पर 3 कंपनीज हैं, 3 अलग अलग इंडस्ट्री में हैं। हमने 3 मैनेजर हायर किए, फिर एक सीईओ हायर किया, और व्हाट वी फाइंड कि केवल एक ही कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी 2 कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और इनको अपॉइंट करने के बाद 2 साल अभी तक गुजर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ ट्रू विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस सुदर्शन्स कंसर्न? सुदर्शन की कंसर्न क्या है कि केवल एक ही कंपनी प्रॉफिटेबल है, बाकी 2 कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है ना। हमें यहां पर इनके पास्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि पास्ट में जब इन्होंने हैंडओवर किया था तब क्या कंपनीज प्रॉफिटेबल थी या प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो हमें थोड़ा सा यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं के साथ मूव करना होगा। अ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एडवाइज्ड इट्स इन्वेस्टर्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ द 2 लॉस मेकिंग कंपनीज विद अ लॉन्ग टर्म अप। नाउ हम बात कर रहे हैं एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की।
ये अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं। इन्होंने क्या एडवाइस किया है अपने इन्वेस्टर्स को कि आप वो जो 2 लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनके शेयर खरीदिए। और किस लिए खरीदीजिए? फॉर अ लॉन्ग विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक। शॉर्ट गेन मत देखिए, लंबे समय के बाद में आपको इसका फायदा होने वाला। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर एक थर्ड पार्टी और वो भी एक लीडिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी में प्लेस करती है, तो आपको ये पता होता है कि आज हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, बट इन अ लॉन्गर रन डेफिनेटली हमारी कंपनी अच्छा करेगी। तो ये जो इनकी कंसर्न है उसको एड्रेस करेगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? द कॉर्पोरेशंस परफॉर्मेंस वॉज स्टेगनेंट फॉर 3 years बिफोर सुदर्शन हैंडेड इट ओवर टू प्रोफेशनल्स। जब हैंड ओवर किया था उसके 3 साल पहले तक कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस स्टेगनेंट। अब क्या हो रहा है? अभी तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, तो क्या इससे हमें कंसर्न हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए? अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, हमने हायर किया नई टीम को, 2 साल एक अच्छा पीरियड होता है जो प्रॉफिट है उस डायरेक्शन की तरफ मूव करने का, या एटलीस्ट एक प्रॉमिसिंग चीजों को ऑफर करने का। ये ठीक है, उनके कुछ आंसर को जवाब देगा कि ये पास्ट की गलतियां हैं, फ्यूचर में हम इसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन इससे फ्यूचर के बारे में कहीं कोई कॉन्फिडेंस शो इनको नहीं हो रहा है, तो इनकी कंसर्न को बहुत अच्छे से हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है डबल डिजिट में, उसमें ही हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन है। दैट मीन जो प्रॉफिटेबल डिवीजन है वो बेसिकली वो डिवीजन है जहां पर इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है, बाकी 2 डिवीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो उससे हमारी जो डाउट है कि हमारा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहा है, कोई आंसर या अश्योरेंस इन्हें नहीं मिलेगा। पीपल होल्डिंग सीनियर पोजीशंस हैव बीन रिप्लेस्ड 2 years अगो बाय फ्रेश एंड यंग टैलेंट। अगर हमने फ्रेश और यंग टैलेंट को सीनियर से रिप्लेस कर दिया है, तो इससे कैसे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा? या तो हम ये कह लें कि यंग लोग हैं, फ्रेश हैं, अभी इनको समय लगेगा रिजल्ट देने में, तो एक बार हम कह सकते हैं। बट अगेन 2 साल के बीच के एक पीरियड के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस शो होना चाहिए। इवन वो यंग है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्रेश है, यंग है, नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। तो ठीक है, ये जवाब दे रहा है कि इस वजह से आज हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, बट फ्यूचर के बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। इसे हम हटा देते हैं। द रेट एट विच एम्प्लॉइज आर लिविंग द बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन हमारा कंसर्न नहीं है, वो छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट तो चिंता की बात है कि इंडस्ट्री एवरेज जो है उससे ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो कंसर्न की बात है। हमें क्या ढूंढना है? इफ ट्रू विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस सुदर्शन कंसर्न्स। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो इनफैक्ट उनकी चिंता को बढ़ाएगा कि जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग डिवीजन है वहां पे भी हमारी टीम छोड़ के जा रही है। सो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस हम ये कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सीनियर एम्प्लॉइज हु लेफ्ट लाल एंड सन्स इन रीसेंट पास्ट। ये एम्प्लॉइज वो हैं जिन्होंने लाल एंड सन्स को रीसेंट पास्ट में छोड़ा। हैव कंप्लेन्ड टू सुदर्शन that the long cherished values of the organization such as respect for elders, job security etc are being compromised. Now problem यहाँ पर है, पिछले कुछ समय में जिन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था, हम बात कर रहे हैं उन सीनियर एम्प्लॉइज की, और उन्होंने क्या कंप्लेन की है कि एल्डर्स का भी यहाँ रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। Which of the following options, if true, will indicate to Sudarshan that the employees are misleading him? Misleading him का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बचाने के लिए या छुपाने के लिए किसी और पर ये ब्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं। यही सबसे अच्छा तरीका होगा, तभी ये कहेंगे कि वो मिसलीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज हैव बीन एवरेज परफॉर्मर्स फॉर मेनी ईयर्स। जिनको हमने रिप्लेस किया है वो एवरेज परफॉर्मर्स थे बहुत समय से। ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस एक बात है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया? एल्डर का रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी, इन 2 चीजों पर फोकस किया गया है। हो सकता है वो एवरेज परफॉर्मर्स थे और इसको उनको रिप्लेस कर दिया, और इसके लिए वो एम्प्लॉय भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सीनियर हैं, थोड़ा सा रेस्पेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये वाला जो है ये उस चीज का जवाब नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, when senior employees were assigned to lead challenging but critical positions in the organization, they resigned. ये डेफिनेटली हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अब ये उनके सवाल का जवाब दे रहा है कि हमने आपको एल्डर्स को रेस्पेक्ट भी दिया, जॉब सिक्योरिटी दी, हमने आपको चैलेंजिंग पोजीशंस दी थी उनको लीड करने के लिए, लेकिन क्रिटिकल पोजीशंस थी। इसका मतलब है हमने आप पे पहले ट्रस्ट किया, आप पे रिलाई किया, पर जब हमने आपको जिम्मेदारी दी तो आपने क्या किया?
रिजाइन किया और छोड़ के चले गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी सीनियर या जो सीनियर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं करती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। आप अपने पर्सनल रीजन से जॉब छोड़ के गए थे, कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, द सीनियर एम्प्लॉयज वर रिप्लेस्ड बाय पीपल बिलो देम एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये वाली बात हमारी हो जाती है तब तो इस बात को हो गया कि भाई आपका एल्डर्स का रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज थे उनको प्रमोशन दे दिया गया, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। द रिप्लेस्ड सीनियर एम्प्लॉयज हैड ओनली 4 more years of service and were not compensated for the premature termination। तो ये अगेन उसकी बात कर रहा है कि भाई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और सीनियर एम्प्लॉयज हैं, 4 साल का काम बना उनको भी आपने हटा दिया, तो ये तो इनफैक्ट अगेंस्ट जा रहा है। द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज वॉलंटरली लिविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री में वॉलंटरली लिविंग जो है उनका एवरेज इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब है यहाँ पर जो सीनियर एम्प्लॉयज है वो रुकना चाहते हैं भी कोई भी वजह है, पर उन्होंने जो ब्लेम लगाया वो क्या है, एक तो आपके यहाँ पे एल्डर्स का या सीनियर एम्प्लॉयज का रिस्पेक्ट नहीं है और दूसरा सिक्योरिटी नहीं है। ये इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, सेकेंड ऑप्शन, जो ये कह रहा है कि ऐसी बात नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है, आपको रेस्पेक्ट भी दिया गया था, आपको चैलेंजिंग लीड करने के लिए पोजीशंस दी गई थी, पर आपने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोया और भाग गए, आपने रिजाइन कर दिया। तो आज अपनी कमी को छुपाने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को जो ब्लेम लगा रहे हैं वो ब्लेम ट्रू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, छगनलाल झा द सीईओ वाज सर्टेन दैट समवन इन हिज लीडरशिप टीम वाज लीकिंग इंफॉर्मेशन टू सुदर्शन लाल वेल बिफोर छगनलाल कम्युनिकेटेड। तो यहां पर हो क्या रहा है, जो सीईओ हैं ही वाज श्योर कि कोई ऐसा है उनकी लीडरशिप टीम में जो जानकारी सुदर्शन लाल को लीक कर रहा था वेल बिफोर छगनलाल कम्युनिकेटेड। दैट मीन सुदर्शन लाल के पास में जानकारी पहले से पहुंच जाती थी, सीईओ जानकारी दे उसके पहले ही। गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस, हाउ बेस्ट शुड छगनलाल झा रेस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, कि भाई जानकारी मुझे देनी है, मैं सीईओ हूं, पहले ही कोई जाके उन तक जानकारी पहुंचा देता है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, छगनलाल शुड रिक्वेस्ट सुदर्शन टू काइंडली वेट फॉर हिम टू कम्युनिकेट एज इनफॉर्मल सोर्सेज में लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन। यस, क्योंकि अब वो अथॉरिटी है, ही इज द सीईओ, तो वेट करने के लिए कहा जाए कि सर आपके पास किसी और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इंफॉर्मेशन अगर आती है तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं हो, आप उसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं या उसके बेस पे आप कोई इमेज नहीं बिल्ड कर सकते हैं, तो काइंडली वेट करें, मैं एक अथॉरिटी हूं, मैं जिम्मेदारी हूं, आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, सो वेट करें, मैं आपको आके सारी जानकारी पूरी शेयर, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा, तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ये बिल्कुल सही तरीका है सही ढंग से चीजों को कम्युनिकेट करने का। छगनलाल शुड कंप्लेन अबाउट दिस टू सुदर्शन एंड थ्रेटन टू रिजाइन। देयर इज नो नीड टू रिजाइन करने का, थ्रेट करना है। अगर कोई आदमी उनके पास जानकारी दे रहा है तो पहली बात वो गलती उस आदमी की है जो जानकारी दे रहा है। दूसरी बात, अगर सुदर्शन लाल उस जानकारी पे ट्रस्ट कर रहा है तो उनकी गलती है। जब उन्होंने खुद ने अपॉइंट किया है एक सीईओ, तो आप उस हायरार्की को ब्रेक करके किसी थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन को ट्रू मानेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन यहां पर कहीं भी रिजाइन करने के लिए थ्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है और कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा। छगनलाल शुड रिक्वेस्ट हिज टीम टू कंटिन्यू पासिंग इंफॉर्मेशन सिंस इट ब्रिंग्स डाउन द कम्युनिकेशन बैरियर। नहीं, कुछ जगह पर बैरियर होना भी चाहिए क्योंकि आपने एक हायरार्की बनाई हुई है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपका जो उसका एक रेस्पेक्ट है, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर कुछ ऐसी जानकारी लीक हो जाए जो लीक नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे गलत इंपैक्ट दे रहे हैं, बिकॉज डे टू डे ऑपरेशन में वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, उनकी फैमिली मेंबर्स। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। छगनलाल शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज बाउंड टू हैपन एंड शुड नॉट बॉदर। नो, यू कैन नॉट जस्ट रिलैक्स कि ठीक है ऐसा होता रहता है, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। आप एक बहुत सीनियर पोजीशन पे है और ऐसी कोई भी गलती ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन अ लॉन्गर रन नुकसान कर सकती है। यू नीड टू टेक एन एक्शन, यू कैन नॉट सिट आइडल। छगनलाल should threaten his team that one of them will be fired by the weekend if this practice of passing information doesn't stop immediately. ना उनको डाउट है कि ऐसा हो रहा है। अब आपने थ्रेट कर दिया कि भाई किसी एक को नौकरी से निकाल देंगे, तो एक तो क्या होता है कि जो टीम है उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है, क्योंकि उस पूरी टीम में केवल एक जना ऐसा है जो ये काम कर रहा है, ये उनको लगता है। ही इज नॉट 100% श्योर, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो जो उनकी टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए उनकी टीम का भी हिस्सा है, तो जब आप थ्रेट करते हैं तो जो ओवरऑल टीम है उसके मोरल पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और कोई भी सीईओ जो सीनियर पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं वो लोग कभी भी इस तरह के एक्शन नहीं लेते हैं।
तो ये उस मोरल को डेफिनेटली डाउन करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। रोज इज द क्वीन ऑफ किंगडम ए एंड एमिली इज द क्वीन ऑफ किंगडम बी। बोथ शेयर अ कॉमन बॉर्डर। दे ऑल्सो शेयर अ बॉर्डर विद किंगडम सी, अ मच लार्जर किंगडम ruled by King Jonathan, who has expansive ambitions. Though individually their armies were no match to his might, together their armies were more powerful than King Jonathan's army. Jonathan's kingdom also bordered Kingdom K on the opposite side, making Kingdom C a buffer state between Kingdoms A, B, and K. Kingdom K is ruled by King Somersault, who united a group of warring and belligerent tribes under his aegis. Kingdom K and Kingdom C had continuous skirmishes with each other. तो बेसिक जानकारी है, एक किंगडम है, एक्सपांड करने के उनके एम्बिशंस हैं, दो छोटे किंगडम्स हैं, उन दोनों की जो क्वीन है उनकी आर्मी जो है इंडिविजुअली वो किंगडम सी से कमज़ोर है, पर दोनों अगर मिल जाएं तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। एक और किंगडम है, वहाँ पर ट्राइब्स थी जो आपस में लड़ रही थी, उनको यूनाइट करके, और एक किंग है जिन्होंने अपनी लीडरशिप में उनको अपने साथ रखा है। ये किंगडम सी और किंगडम के आपस में इनकी छोटी मोटी झड़प चलती रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जोनाथन रियलाइज दैट ही हैज लिमिटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन टू फाइट ऑन ऑल द थ्री फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। तो अगर तीनों देशों के अगेंस्ट उनको वॉर करनी पड़े तो उनके पास वेपन्स नहीं है। देयरफॉर ही प्लान्ड टू डबल द आर्म्स एंड एम्युनिशन व्हिच विल टेक अ फ्यू ईयर्स। तो सबसे पहला उनका टारगेट क्या है कि वो अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को डबल करना चाहते हैं, पर ये इंस्टेंट तो होगा नहीं, समय तो लगेगा ही लगेगा। When this news reached Emily and Rose, they held a secret meeting to discuss the situation. कि भाई हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो अपने आर्म्स डबल करना चाह रहा है। Which of the following actions by Emily and Rose will be the best suited to delay Jonathan's plan? Now हमें जोनाथन के प्लान को डिले करना। Emily and Rose should send arms and ammunition to Somersault for the next few years. हम अगर किंगडम सी के जो एम्बिशन के प्लान है या जो आर्म्स के प्लान है उसको डिले करना चाहते हैं, तो अगर हमने किंगडम के को अपने आर्म्स और एम्युनिशन भेज दिए तो उससे किंगडम सी को तो और इंपॉर्टेंस मिलेगी कि नहीं, मुझे और ज़्यादा अपने आर्म्स को फटाफट करना है, क्योंकि अब मेरा एक अपोनेंट है जिसके साथ नॉर्मली मेरी झड़प होती रहती है, उसके पास ज़्यादा आर्म्स आ गए हैं। तो ये इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, डिले नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ एक रिस्क है, अगर आप अपने आर्म्स और एम्युनिशन दूसरी जगह भेज देते हैं तो आप खुद अपने एनिमी के अगेंस्ट कमजोर हो सकते हैं, तो ये एडवाइजेबल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, द टू क्वींस शुड मीट जोनाथन एंड अटेम्प्ट टू साइन अ पीस पैक्ट। आप दोनों मिले और आपने उनके साथ एक पीस पैक्ट साइन कर लिया। जैसे ही आपने पीस पैक्ट साइन किया, अब वो रिलैक्स हो गए कि ठीक है, मुझे इस फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ना है, तो अब मैं आराम से अपने आर्म्स और एम्युनिशन को तैयार करता रहूंगा। तो आप उस प्रोसेस को डिले कब करेंगे? या तो उस पीस पैक्ट में एक टर्म हो कि आप किसी भी तरह का अपना आर्म्स और एम्युनिशन जो है उसको नहीं बढ़ाएंगे, और देन मिस्टर जोनाथन जो है वो उसको रिस्पेक्ट करें। लेकिन केवल पीस पैक्ट साइन करने से तो सिर्फ ये होगा कि भाई मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आप मुझ पे अटैक नहीं करेंगे, पर आर्म्स और एम्युनिशन तो वो फिर भी बनाएंगे क्योंकि उनके एक्सपांशन के एम्बिशन है। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, एमिली एंड रोज शुड ऑल्सो डबल देयर आर्मीज। आपका अपोनेंट डबल कर रहा है, आपने कहा मैं भी डबल कर दूं, तो उससे अगेन जो आपका एनिमी है क्या वो इस प्रोसेस को डिले करेगा? नहीं, वो इनफैक्ट और स्पीड अप करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अब उसके एनिमीज और मजबूत हो रहे हैं, तो उससे तो मजबूत होना ही होना है। ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एमिली एंड रोज शुड अटैक जोनाथन इमीडिएटली। दोनों मिलकर उस पर अटैक कर दें। ना यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इन जनरल हम जनरली इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। कब? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा नेबरिंग कंट्री अपने आर्म्स और एम्युनिशन बढ़ा रहा है, वो कल को हम पे अटैक कर सकता है, हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। इंडिविजुअली हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर दोनों मिलके हम उससे ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर हम उस पर अटैक कर दें तो क्या होगा? इमीडिएटली वो जो कंट्री है वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अपने रिसोर्सेस को जो वो फ्यूचर में आर्म्स और एम्युनिशन को डबल करने में खर्च करना चाहता है, उसे इमीडिएटली क्या करना होगा? वॉर में यूज करना होगा, और इनफैक्ट उसके आर्म्स और एम्युनिशन का जो एक स्टॉक है वो उल्टा कम हो जाएगा। ना वॉर एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा है जोनाथन के प्लान को डिले करना है। अगर अटैक हो गया उसकी कंट्री पर तो डेफिनेटली वो सारे प्लान भूल जाएगा। उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? अपने आप को बचाने की। यस, इससे नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है कि कंट्री ए और बी को नुकसान नहीं होगा, उनके भी आर्म्स और एम्युनिशन खत्म होंगे, उनके लोगों की भी डेथ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि वॉर होगी तो वो डेफिनेटली है। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो अपने हथियार के प्लान को डिले कर दे, फिलहाल कहीं और उलझ जाए,
तो यस, ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन को पूछा गया है उसे ये इमीडिएटली आंसर कर रहा है। द टू क्वींस शुड इग्नोर द न्यूज। इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा। आपने इग्नोर कर दिया तो क्या वो अपना एम्यूनिशन का जो प्लान है उसको डिले कर देगा कि नहीं भाई मेरे पड़ोसी ने इग्नोर कर दिया तो मुझे नहीं करना चाहिए? नहीं। सो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन, कंट्री सी को किसी और जगह अपने रिसोर्सेज और अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर देगा तो डेफिनेटली वो फिर आर्म्स और एम्यूनिशन को डबल करने के प्लान पर इमीडिएटली वर्क नहीं कर पाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनाथन एम्स टू इन्वेड एंड एनेक्स किंगडम के वंस एंड फॉर ऑल। तो किंगडम के को वो खत्म करना चाहता है। ए और बी के लिए अभी फिलहाल फोकस नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट एनेबल हिम टू अकम्प्लिश द एम्बिशन। वो ये चाहता है कि ये एम्बिशन जो है ये अकम्प्लिश हो जाए, तो ऐसा कौन सा एक्ट है जो उसको इस चीज के लिए एनेबल करेगा? फर्स्ट ऑप्शन, ही शुड रिक्वेस्ट द कोऑपरेशन ऑफ क्वीन रोज एंड क्वीन एमिली। ना क्वीन रोज और क्वीन एमिली का जो किंगडम के है उसके साथ कोई लड़ाई है या नहीं है हमें नहीं मालूम। क्या वो उसकी मदद करेगी अगर वो रिक्वेस्ट करेगा? तो नहीं करेगी। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, अगर किंगडम के खत्म कर देते हैं किंगडम सी के किंग या उसको जीत जाते हैं तो किंगडम सी और पावरफुल हो जाएंगे और उस केस में हो सकता है किंगडम ए और बी की जो कंबाइंड आर्मी है जो अभी पावरफुल है वो उसकी आर्मी के मुकाबले कमजोर हो जाए। अपने दुश्मन को मजबूत करना समझदारी नहीं होगी, तो अगर वो रिक्वेस्ट भी करेगा तो वो रिक्वेस्ट मानेगी, इसका बहुत कम चांस है। ही शुड साइन अ पीस पैक्ट विद क्वीन रोज एंड क्वीन एमिली। आपने पीस पैक्ट साइन कर लिया कि जी मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आप मुझ पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या कोई भी समझदार किंगडम ये बात नहीं समझेगा कि वो दूसरे कंट्री पे अटैक करने के लिए हमसे आज पीस पैक्ट साइन कर रहा है, जिससे कि वो अपना एनर्जी और अपना जो अटेंशन है वो एक किंगडम पे फोकस कर सके, और जब वो उस किंगडम को हरा देगा तो उसका अगला अटैक हमारे पर होगा। तो पीस पैक्ट साइन करना तो वो चाहेगा, लेकिन क्या वो दोनों किंगडम जो हैं वो उसके साथ पीस पैक्ट साइन करेंगे? ये डाउटफुल है। तो ये एक्ट पीस पैक्ट का साइन करना वो पॉसिबल नहीं होगा। वो तो ये चाहेंगे, लेकिन जो दूसरे कंट्री है वो ये नहीं चाहेंगे। ही शुड ट्राई एंड क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द टू क्वींस। जैसे वो रिफ्ट ट्राई कोशिश करेंगे क्रिएट करने की, इमीडिएटली फिर प्रॉब्लम होगी। वो समझ जाएंगे कि ये रिफ्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम मजबूत नहीं है, टुगेदर मजबूत हैं। तो रिफ्ट क्रिएट करने से किंगडम के पे अटैक करने की उनके जो चांसेस हैं वो नहीं होगा। वो दोनों कंट्रीज यूनाइटेड रहेंगे अगर वो समझदार हैं तो। ही शुड सीक्रेटली इन्वेस्ट इन डबलिंग हिज आर्मी बाय रिड्यूसिंग ऑल अदर एक्सपेंडिचर। अटैक करना है, किंगडम के को खत्म करना है, तो यस अपनी आर्मी को डबल करना होगा, अपने आर्म्स एम्यूनिशन बढ़ाने होंगे और उसके बाद आप उन पर अटैक कर सकते हैं। और डबल करने का एक फायदा भी होगा कि मान लीजिए कल को किंगडम ए और बी भी उन पर अटैक कर दें तो आर्मी दोनों फ्रंट्स पे संभाल पाएगी। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। यू शुड अटैक ऑल थ्री किंगडम साइमल्टेनियसली गिविंग देम नो टाइम टू कोऑपरेट। ऐसा नहीं होगा, आपने तीनों को अटैक कर दिया, उन दोनों की कंबाइंड सेना आपके से ज्यादा पावरफुल है, तो आपने उन दोनों को अटैक किया तो एक तरह से आप मान के चलिए उन दोनों की कंबाइंड सेना के अगेंस्ट आप अटैक कर रहे हैं, तो अपनी पूरी सेना को भी आप उधर अटैक पे लगा देंगे तो भी आप उनको बीट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे कंट्री के अगेंस्ट भी अगर आपने वॉर फ्रंट ओपन कर दिया तो तीनों कंट्री मिलकर आपको खत्म कर देंगे, तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है। इमीडिएटली हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन ही एक ऐसा तरीका होगा जो उनके इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उनकी मदद कर सकता है। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, किंग समरसॉल्ट वाज ग्रोइंग टायर्ड ऑफ द वॉरिंग ट्राइब्स। ये आपस में जो ट्राइब है लड़ रही है, ठीक है, उसके राज्य में उसने उनको एक करके काम करा है पर फिर भी लड़ते रहते हैं आपस में। एंड दिस स्लो डाउन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम के। किंगडम के का डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर किंग समरसॉल्ट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? नंबर 1, align with Jonathan to eliminate one or two of the tribes and instill fear in the others। वो आपकी जनता है, वो आप ही के लोग हैं, उनमें डर पैदा करने के लिए अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला के एक दो ट्राइब को अगर आप हटा देंगे और बाकियों के मन में डर होगा तो जब आपको जरूरत होगी तो क्या वो ट्राइब आपके लिए खड़ी होंगी? तो हो सकता है कल किंगडम सी जो है वो किंगडम के को ही खत्म कर दे। ये किसी भी हालत में एडवाइजेबल नहीं होगा। हमारा फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। Align with the two queens to eliminate a few tribes and unify the rest। अगेन अपने ही लोगों को मार के आप मजबूत नहीं बनेंगे, इनफैक्ट आप कमजोर हो जाएंगे और बाकी जो ट्राइब्स होगी उनके मन में भी आपके लिए डर बन जाएगा। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। डिजाइन एनुअल इकोनॉमिक प्लान्स, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। विद ईच प्लान नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट ट्राइब। ठीक है, इससे एक बात तो ये होगा कि हर एक ट्राइब को ये लगेगा कि हाँ हमारी एक अपनी इंपॉर्टेंस है,
केवल नाम देने से काम नहीं होता है, लेकिन हाँ आप क्योंकि प्लान बना रहे हैं तो आपका इंटेंशन है उसको एग्जीक्यूट करना भी। तो अगर हमें कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने उसे एड्रेस कर रहा है। क्रिएट अ रिफ्ट अमंग द ट्राइब्स एंड इंस्टिगेट अ सिविल वॉर। सिविल वॉर इंस्टिगेट हो गई तो आपकी इकोनॉमी और इंक्रीज होने की जगह डाउन और चली जाएगी और कल आपका किंगडम भी खतरे में पड़ जाएगा। नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। रिक्वेस्ट जोनाथन टू सेंड टीचर्स, डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम के। आपने जोनाथन से कहा भाई आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट भेज दीजिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। पहली बात तो क्या वो ये करेगा, और दूसरी बात क्या बाहर के लोगों के आने से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इकोनॉमिक प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं जो अपनी इकोनॉमी के लिए, जो अपने लोगों के लिए फायदेमंद हो। किसी थर्ड पार्टी से कहना कि आप हो क्या हमारा डेवलपमेंट कर दो, वो अपने रिसोर्सेज को सामने वाले के लिए ओपन करने का एक तरह से रिस्क हो सकता है। जो एनिमी कंट्री है, क्योंकि वो आपका फ्रेंडली कंट्री नहीं, एनिमी कंट्री है, वो इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। ये भी एडवाइजेबल नहीं होगा। सो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। अवा इज द CEO ऑफ रतन ब्रदर्स, अ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल फाइनेंशियली विद स्टडीली इंक्रीजिंग शेयर प्राइस। Recently, Awa promoted Bhushan, her nephew, to the position of head of procurement after he completed 5 years in the organization. After the promotion, he was automatically inducted into the Quality Council headed by Awa. Dev and Sons is a supplier to Ratan Brothers. It supplies ball bearings, an important part of any bicycle. After Bhushan took over, he switched to a new supplier, citing quality deficiencies in Dev and Sons product. Dev and Sons responded by publicly declaring that quality was not compromised. Further, it alleged that its competitor bribed Bhushan to get the contract. Question क्या given है? Post this public allegation, the share price of Ratan Brothers started falling. Which of the following is the best option for Awa to immediately stem the falling stock prices? First option, fire Bhushan, blacklist Dev and Sons and inform the press. आपके पास कोई भी एक्शन लेने के पीछे रीजन होता है। आपने उनको फायर कर दिया तो इसका मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राइब लिया है। ब्लैकलिस्ट कर दिया देव एंड सन्स को क्योंकि उन्होंने चीजों को पब्लिकली कर दिया, आपने प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया। इससे इनफैक्ट आपकी जो कंपनी है, आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, उस पर ट्रस्ट बढ़ने की जगह कम होगा, शेयर प्राइसेस फर्दर डाउन चली जाएंगी। ये एडवाइजेबल नहीं है। इश्यू अ प्रेस स्टेटमेंट दैट अ कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर। आपने कमिटी बना दी है, क्या इससे आपकी शेयर प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी? ट्रस्ट यहां पर ब्रेक हो रहा है। उस ट्रस्ट को वापस आपको बिल्ड करना है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो सकता है वो एलिगेशंस गलत हो, लेकिन आपको उस ट्रस्ट को वापस गेन करना है। सारी पार्टीज के दिमाग में डालना है कि नहीं, किसी तरह का कोई अनफेयर एक्टिविटी नहीं हुई है। कमेटी बना के और बोले हम इसको मामले को देख रहे हैं, यस ये एक तरीका हो सकता है चीजों को संभालने का, बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। स्टिल विल कीप इट एज एन ऑप्शन। इश्यू अ प्रेस स्टेटमेंट दैट कंपनीज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैव इंक्रीज्ड and that anyone is welcome to scrutinize the relevant documents. Yes, ये डेफिनेटली सही आंसर होगा, बिकॉज हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी जो सप्लायर है उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड अब हमने रेज कर दिया है और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मटेरियल जो हमें प्रेजेंट सप्लायर है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमने स्विच ओवर किया है। नंबर 1, तो इस प्रॉब्लम का जवाब मिल जाएगा कि क्यों आपने स्विच ओवर किया है। दूसरा, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए, बिकॉज एनीवन इज वेलकम टू स्क्रूटनाइज द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करने के लिए आप तैयार हैं कि आप आके चेक कर सकते हैं, तो इससे किसी भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिस का जो एलिगेशन है उस पर कंट्रोल आ जाएगा एंड डेफिनेटली कंपनी में, कंपनी की वर्किंग में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो शेयर प्राइसेस हैं उम्मीद करते हैं कि यस इस सेक्शन से वो रिड्यूस हो जाएंगी, कि हाँ आपका जो प्राइसेस है वो रिड्यूस होने की जगह स्टेबल हो जाएंगी और इंक्रीज हो जाएंगी प्राइसेस। तो डेफिनेटली सेकंड और थर्ड में हम कहेंगे अब थर्ड हमारा एक बेटर ऑप्शन होगा। कैंसिल द रिमेनिंग ऑर्डर एंड कॉल फॉर अ फ्रेश टेंडर। जैसे ही आपने रिमेनिंग ऑर्डर कैंसिल किया, फ्रेश टेंडर बुलाया, अगेन आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एडवाइजेबल नहीं है। डू नथिंग एज भूषण एज द हेड ऑफ द प्रोक्योरमेंट हैज द राइट टू डिसाइड ऑन द सप्लायर। यस ही हैज द राइट टू डिसाइड ऑन द सप्लायर, बट अगर किसी तरह का र्यूमर एलिगेशन है तो एज अ रेस्पॉन्सिबल CEO यू आर आंसरेबल टू दोस्त, बिकॉज उससे कंपनी की इमेज भी खराब हो रही है, उसकी जो वैल्यू है, शेयर प्राइसेस हैं वो भी गिर रही है। तो आप डू नथिंग का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रेशर फ्रॉम मीडिया एंड सप्लायर्स, अवा कॉन्स्टिट्यूटेड
a cross-functional committee of senior executives to investigate Dev and Sons allegation against भूषण। तो इन्होंने क्या किया, एक क्रॉस फंक्शनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और इसमें कौन थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू इन्वेस्टिगेट देव एंड सन्स एलिगेशन अगेंस्ट भूषण। द कमिटी एक्सोनरेटेड भूषण, उनको फ्री कर दिया इस चार्ज से इस कमिटी ने। हाउएवर रूमर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिगिन टू स्प्रेड दैट द डिसीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेपोटिज्म। क्योंकि आप सीईओ हैं, आप पावरफुल पोजीशन पे हैं, तो अपने नेफ्यू को बचाने के लिए ये आपने कमेटी को भी इन्फ्लुएंस किया है और इसीलिए उनको फ्री किया गया है। नाउ ये रूमर कहां हो रहा था, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर? 1. डू नथिंग एज द कमिटी हैज एक्सोनरेटेड भूषण। क्योंकि अगर रूमर्स हैं और वो कह रहे हैं नेपोटिज्म का आप पे आरोप लग रहा है, तो आप अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो शायद इस आरोपों को और थोड़ी हवा मिलेगी और ज्यादा लोग इस बात को बिलीव करेंगे। ये आंसर नहीं होगा। फोर्स भूषण टू रिजाइन टेम्परली, मेक एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इफ फाउंड इनोसेंट रीइंस्टेट भूषण। जब आपकी क्रॉस फंक्शनल कमेटी ने उसको एग्जोनरेट कर दिया है, अगर आपने उनको भूषण को कहा कि आप रिजाइन कर लीजिए टेम्परली, इसका मतलब है आपको अपनी कमेटी के एग्जीक्यूटिव्स और उनके डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं है। ये तो इनफैक्ट कंपनी के लिए और भी नुकसानदायक होगा। नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। Communicate to all shareholders that these kinds of practices are very common in organization. What kind of practices? आप सीईओ हैं, अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में रूमर हो रही है, नेपोटिज्म का इशू आ रहा है और इसमें जरा सी भी सच्चाई है, तो आप उसके लिए आंसरेबल हैं। आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं हटा सकते हैं। सैक ऑल दोज एम्प्लॉइज हु क्वेश्चन द अथॉरिटी। आप उनको सैक करके क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आप सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपने उनको सैक किया, उनको हटाया, तो और ज्यादा आपके अगेंस्ट रूमर्स होंगे और इस बात को और सपोर्ट मिलेगा कि हाँ यहाँ पर नेपोटिज्म हो रहा है। एक्सप्लेन इन अ टाउन हॉल मीटिंग ओपन टू ऑल द एम्प्लॉइज। केवल एम्प्लॉइज के लिए टाउन हॉल मीटिंग है, ओपन कर दीजिए। हाउ द डिसीजन टू एक्सोनरेट भूषण वाज टेकन। नाउ मीटिंग हो रही है, आपने डिसीजन ले रहे हैं, आपने डिसीजन लिया, आपने एम्प्लॉइज को बुलाया, बोले आप आइए, सब आइए, जिसके मन में जो डाउट है आइए, क्वेश्चन कीजिए, वी विल आंसर। एज अ सीईओ मैं भी यहाँ प्रेजेंट हूँ, वो कमेटी के मेंबर भी प्रेजेंट हैं। आपको जो डाउट है, आपके मन में जो भी क्वेरी है, लेट्स क्लैरिफाई इट, सो दैट एक अनऑथोराइज चैनल के थ्रू आपके पास कोई जानकारी आ रही है या आपने कुछ अज्यूम कर लिया, सही नहीं है। लेट्स डिस्कस इट आउट। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यस यही होगा। फिफ्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। A few months after the issue of Dev and Sons, a vigilance committee discovered some financial irregularities attributed to Bhushan in his earlier stint as a senior manager in marketing. ना सबसे पहली बात है, एक विजिलेंस कमेटी है, उन्होंने डिस्कवर किया है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और उसकी जिम्मेदारी किस पर थी? भूषण पर। और ये कब हुई थी? एज ए सीनियर मैनेजर जब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इसका मतलब है पहली बात तो उन्होंने कहीं पर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है, तो उसके लिए तो वो आंसरेबल है, वो चाहे पास्ट में की गई हो, पता हमें आज चलिए, एक तो उसका हमको जवाब उनसे मांगना होगा, राइट। दूसरा, इससे एक डाउट और हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में उन्होंने ब्राइब ली हो और ये वाला जो केस है ये भी सच हो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज कंसर्न्ड अबाउट दिस एंड डिमांडेड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीईओ। अवर कंटेम्पलेटेड फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस। रेस्पॉन्स पे जाने से पहले क्वेश्चन पढ़ लें। Which of the following sequence of actions is the most appropriate for our? Now, यहाँ पर एक्शन लेना है हमें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनसे जवाब मांगा कि भाई आप क्या एक्शन ले रहे हैं, नेपोटिज्म का इश्यू आ रहा है, पर्सन ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है, ये तो कंफर्म हो गया है, विजिलेंस कमेटी है। तो एक तो मेरे हिसाब से आंसर होगा कि जिसने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, राइट। ऑप्शंस के थ्रू अब हम चलते हैं। ऑफर टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ सिंस एज द सीईओ शी इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्पेशली तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपने अपने ही किसी रिलेटिव को एक सीनियर पोजीशन पे प्रमोट किया और उनके साथ कोई इश्यू उठा है। तो यस, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका कि हाँ मैं तैयार हूं मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए, क्योंकि इरेगुलरिटी हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। एज अ सीईओ आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप कहेंगे तो मैं अपना रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूं। नंबर 1, सैक भूषण इमीडिएटली एंड मेक द रीजन पब्लिक। ये तो करना ही है क्योंकि वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये डिसीजन तो फॉर श्योर होगा ही होगा। तो जहां पर 2 नहीं है, एक बार उन ऑप्शंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे यहां पर और यहां पर नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हर हालत में होगा क्योंकि जिन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है उन्हें तो पनिशमेंट मिलना ही है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो चाहे सीनियर एम्प्लॉय। हैव अ टाउन हॉल मीटिंग विद ऑल द एम्प्लॉइज एंड डिनाई एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। डिनाई कैसे की जाएगी जब आपकी विजिलेंस कमेटी ने डिसाइड किया कि ऐसा फाइंड आउट किया है कि एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है, तो आप डिनाई करके
आप केवल और केवल अपने आप को डिफेंड कर रहे होंगे, अपने डिसीजन को और अपने रिलेटिव को। ये किसी भी हालत में एडवाइजेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिनमें 2 है, अगर उनमें 3 भी है तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा फोकस होगा 5 to 1 and 2 1 4 पर। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, communicate to the board that as the CEO the organization's financial health is her top priority on which she has delivered stellar performance in the last 5 years। आपने पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस दिया है, ये अच्छी बात है, और ये तो आपकी प्रायोरिटी है, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उस परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल भी हैं। तो ये बात बोल के आप किसी भी तरह से इस सिचुएशन में अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ना अपनी हेल्प कर पाएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर पाएंगे। तो अगर स्टेटमेंट में 4th ऑप्शन है तो हम उसको हटा सकते हैं, तो ये भी हम हटा देंगे। अब हम फोकस करेंगे लास्ट पर। यहां पर इन्फॉर्म द बोर्ड दैट भूषण वाज प्रमोटेड बिकॉज हिज इनिशिएटिव्स हेल्प द कंपनी इमेंसली। यस, ये हमारे काम का है। तो सबसे पहले यहां क्या हुआ, एक इशू हुआ एक पर्सन के साथ, और निपोटिज्म का इशू हुआ है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का हुआ है, ब्राइब का एक रेस्पॉन्स उनके ऊपर आया है। तो सबसे पहले तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बताएंगे कि जिस पर्सन के बारे में बात चल रही है उनको प्रमोट इसलिए नहीं किया गया था कि वो मेरा रिलेटिव था, इसलिए किया गया था क्योंकि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ था, और कोई भी एम्प्लॉय अगर ऐसा करेगा तो उसके कारण उसको हम प्रमोट करते हैं, नंबर 1। तो डेफिनेटली यस, ये जस्टिफाई करेगा उनका प्रमोशन। सेकंड, सैक भूषण इमीडिएटली, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व थे तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, उन्हें सैक करना है। इससे एक तो क्लैरिटी जाएगी कि चाहे आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, अगर कुछ गलत किया है तो उसे पनिश किया जाएगा। एंड देन 1, यस, वो कह रहा है कि एज द सीईओ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर आप चाहें तो मैं भी रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूं। 2 वजहों से, एक तो मैं सीईओ हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल, और दूसरा ये जो पर्सन इन्वॉल्व है ये अनफॉर्चुनेटली मेरा रिलेटिव भी है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। सर्टनली फर्स्ट ऑप्शन, जहां पर हम इन 3 रेस्पॉन्सेस को 5, 2 and 1 को कंसिडर करेंगे, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। अ कुरियर सर्विस हैज ऑफिसेज एट 3 लोकेशंस, जमशेदपुर, खड़गपुर एंड हावड़ा। Its employees travel by trains from one location to another for pickup and delivery. It takes 40 minutes for an employee to travel from any railway station to the nearest office and another 40 minutes for coming back. The paperwork to deliver the parcel at the respective office takes an additional 10 minutes. Assume employees do not waste any time. Employees have the option to choose from any of the trains whose timetable is given in the table below. Assume all trains travel on time and there is no time gap between arrival and departure of a train. Further, assume that the employee boards the train as soon as it arrives at the station. हमें एक टेबल गिवन है। Now यहाँ पर एक बात समझनी है कि जब आप ट्रेन से उतर के ऑफिस जाएंगे तो 40 मिनट लगेगा, 10 मिनट पेपर वर्क करने में और 40 मिनट वापस आने में, तो टोटल 90 मिनट्स का टाइम है। अगर आप एक ट्रेन को छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, पेपर वर्क करते हैं, सामान उठा के वापस आते हैं या सामान डिलीवर करके, इस पूरे प्रोसेस में 90 मिनट्स का टाइम आपको लगे। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। व्हाट विल द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ पार्सल एट खड़गपुर ऑफिस। हमें खड़गपुर ऑफिस पे डिलीवर करना है फ्रॉम जमशेदपुर स्टेशन एंड कम बैक टू द जमशेदपुर स्टेशन। तो जमशेदपुर स्टेशन से खड़गपुर ऑफिस जाना, वहां पर पार्सल डिलीवर करना, वापस जमशेदपुर स्टेशन आना, इस पूरे प्रोसेस में कुल कितना टाइम लगेगा। ना हम शुरुआत करते हैं। लेट्स से हम जमशेदपुर स्टेशन, हम ट्रेन T101 की बात कर रहे हैं, ये 6 बजे निकली, 7:30 बजे यहाँ पहुंची। उसके बाद में हमें 90 मिनट्स लगेगा बिकॉज पार्सल हमें डिलीवर करना है और वापस आना है। तो 90 मिनट्स का मतलब हो गया 9 AM। तो अगर 9 बजे ये वापस अपने स्टेशन आ गए, कौन से स्टेशन, खड़गपुर, तो इन्हें देखना होगा कि 9 बजे क्या इन्हें कोई ट्रेन मिल रही है जो इन्हें वापस कहाँ ले आए, जमशेदपुर। अब खड़गपुर पे 9 बजे अगर हम ट्रेन देखेंगे तो ये नहीं है, ये तो 8:15 बजे हो गई है, क्योंकि हमें जमशेदपुर आना है। यही ट्रेन वो बोर्ड करना पसंद करेंगे और ये ट्रेन उन्हें 12:35 पर यहां पर ले आएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कुल कितना टाइम लग रहा है, हम कहेंगे 6 hours and 35 minutes। तो ये आंसर कब होगा, अगर वो ये वाली ट्रेन को बोर्ड करते। क्या हो अगर वो ये वाली ट्रेन को बोर्ड करें, कहां से, जमशेदपुर से। तो 7:30 पर इन्होंने ट्रेन बोर्ड की, 9:05 पे वो खड़गपुर पहुंचे, 90 मिनट ऐड कर देते हैं, सो दैट इज 1 hour 30 minutes। तो ये हो जाएगा 10:35। अब हमें देखना है क्या 10:35 पे कोई ट्रेन अवेलेबल है। यही ट्रेन ये बोर्ड कर सकते हैं
और ये ट्रेन इन्हें 12:35 पे यहाँ ले आएगी। इसका मतलब है 7:30 से 12:35 अगर हम बात करें तो ये ड्यूरेशन हो गई है 5 आवर्स एंड 5 मिनट्स। ये अब तक हमारा लोएस्ट टाइम आ गया है, तो हम कहेंगे ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक बार देख लें कि क्या इससे कम टाइम भी कोई पॉसिबल है। अगर वो ये वाली ट्रेन को बोर्ड करते, ये ट्रेन 10:15 पे निकल रही है, 12:05 पे कहाँ पहुंची, खड़गपुर, 90 मिनट ऐड किया तो ये हो जाएगा 13:35। क्या 13:35 पे यहाँ कोई ट्रेन अवेलेबल है? नहीं है। ये ट्रेन अवेलेबल है 4:15 पे और ये ट्रेन 7:45 पर इन्हें वापस जमशेदपुर लेके आ रही है। 10:15 से 17:45 हम कहेंगे 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये तो टाइम ज्यादा हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट अबाउट T104? यहां से हमने 15 o'clock पे इस ट्रेन को बोर्ड किया, 16:50 पे यहां पहुंची है, उसके बाद में 90 मिनट अगर हम ऐड कर दें तो 17:50, 18:40 पर यहाँ कोई भी ट्रेन इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इनको फिर अगली ट्रेन जो होगी वो खड़गपुर पे जो है वो नेक्स्ट डे के लिए प्रोबेबली वेट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेन और ये ट्रेन पे अब हम फोकस नहीं करेंगे। डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 आवर्स एंड 5 मिनट। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। An employee starting from Howrah station has to deliver one parcel at Kharagpur office and another parcel at Jamshedpur office. His task starts the moment he boards the train at Howrah station and gets completed immediately after delivering the second parcel. Now यहाँ पर जब delivering बोला गया है तो हमें फोकस करना होगा इस लाइन पर। The paperwork to deliver the parcel at the respective office takes an additional 10 minutes. तो जब वो सेकेंड पार्सल डिलीवर करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस में जब वो ट्रेन को बोर्ड करके आए हैं, उस स्टेशन पे उतरे हैं, उसके बाद हमें 50 मिनट्स और ऐड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स शुड ही बोर्ड एट हावड़ा स्टेशन टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज टास्क? हमें अपने टाइम को मिनिमाइज करना है। 3 ट्रेन्स के ऑप्शन है, 201, 202 एंड 204। सबसे पहले हम फोकस करते हैं 201 पर। हावड़ा स्टेशन 6:30 पे इन्होंने बोर्ड किया, 8:15 पे ये हावड़ा स्टेशन से खड़गपुर स्टेशन पहुंचे। यहाँ पर इन्हें 90 मिनट ऐड करना होगा पार्सल को डिलीवर करके और वापस ट्रेन बोर्ड करने का। 8:15 में अगर हम 90 मिनट दैट इज 1 आवर 30 मिनट ऐड करेंगे तो ये वापस खड़गपुर स्टेशन पे 9:45 पर पहुंच जाएंगे। अब इन्हें ट्रेन देखनी है जो ये वापस बोर्ड कर सके खड़गपुर स्टेशन पे फॉर जमशेदपुर। नेक्स्ट ट्रेन 10:40 पर अवेलेबल है, तो ये इस ट्रेन को बोर्ड करेंगे, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। 12:35 पर ये जमशेदपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इन्हें 50 मिनट्स अपने जो पार्सल है उसको डिलीवर करने में इनको लगेंगे, 40 मिनट जाने में, 10 मिनट प्रोसेस करने में। तो इसमें हम 50 मिनट ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 13:25। इन्होंने ट्रेन बोर्ड की थी 6:30 पर और 13:25 पर इन्होंने कंप्लीट अपना टास्क कर लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा है? हम एक काम करते हैं, इसको अगर 13:30 मान लें तो हम कहेंगे 7 आवर्स। 5 मिनट कम कर देते हैं तो 6 आवर्स एंड 55 मिनट्स। तो अगर हम T201 को बात करें तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। व्हाट अबाउट T202? ये ट्रेन इन्होंने बोर्ड की है 8:30 पर, यहां पहुंची है 10:40, 90 मिनट ऐड कर दें 11:40, उसमें 30 मिनट और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12:10। तो अब ये 12:15 वाली ट्रेन यहां से बोर्ड करके यहां पर वापस आ सकते हैं इस स्टेशन पर जमशेदपुर पर। यहां 50 मिनट और लगेंगे तो ये 14:50 पर फ्री हो जाएंगे। तो यहां से यहां इन्हें 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स लगा है अपना टास्क पूरा करने में। तो अब T201 तो हमारा आंसर नहीं होगा, देयरफॉर हम फोर्थ ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे। एक बार 204 पर फोकस कर लेते हैं। 204 14:30 पर ये बोर्ड करेंगे, यहां 16:15 पर पहुंचेंगे, 1 आवर 30 मिनट दैट इज 17:15 प्लस 30 17:45 पर वापस यहां आएंगे। 17:55 की ट्रेन अब ये बोर्ड कर सकते हैं, यहां पर ये 20 पर पहुंचेंगे, 50 मिनट ऐड कर दीजिए तो फाइनली ये अपने टास्क से 20:50 पे फ्री हो जाएंगे। अगेन 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो चाहे वो ट्रेन 202 बोर्ड करें या 204 बोर्ड करें, इनका टाइम इक्वल होगा और मिनिमम होगा। इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय स्टार्टिंग फ्रॉम खड़गपुर स्टेशन हैज टू डिलीवर वन पार्सल एट हावड़ा ऑफिस एंड अनदर पार्सल एट जमशेदपुर ऑफिस. His task starts the moment he boards the train at Kharagpur station and gets completed immediately after delivering the second parcel. Which of the following trains should he board at Kharagpur station to minimize the time required to complete the task? Now, अब अगर हम खड़गपुर स्टेशन के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं T102 पर. T102 ट्रेन है. लेटेस्ट से उन्होंने खड़गपुर स्टेशन पे इस ट्रेन को बोर्ड किया है 9:05. ये कहाँ पहुंची? हावड़ा स्टेशन 11:10 पे. इनको 90 मिनट्स लगे हैं पार्सल को डिलीवर करने में, तो इसमें 90 मिनट अगर हम ऐड करें तो 12:10 प्लस 30 12:40 पर ये वापस हावड़ा स्टेशन पे पहुंच जाएंगे. अब 12:40 पर इन्हें कोई एक ट्रेन बोर्ड करनी है, तो अगर ये 12:40 पर यहाँ पर ट्रेन देखते हैं तो यहाँ पर हावड़ा स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं है, इन्हें ये वाली ट्रेन बोर्ड करनी होगी. ये वाली ट्रेन अब जमशेदपुर कितने बजे पहुंच रही है? 17:45. यहां पहुंचने के बाद इन्हें 50 मिनट्स और लगेंगे, तो 50 मिनट्स क्या हो जाएगा? 18 and 35. तो जो सेकंड पार्सल इन्होंने डिलीवर किया है वो है 18:35 पर. यहां से यहां अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 hours and 30 minutes. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं T103 की. T103 ये यहां पर बोर्ड करते हैं कितने बजे? 12:05 पर. यहां पहुंचेंगे 14:30. 90 मिनट ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15:30 और 30 और ऐड कर दिया तो 16. अब हमें देखना है हावड़ा स्टेशन पे इनको ये 16 पर एक ट्रेन मिल रही है, ये इन्हें यहां पहुंचाएगी 20 पर और 50 मिनट और, तो 20:50. तो यहां से यहां आने में इन्हें 8 hours and 45 मिनट लगे हैं, यानी सेकेंड पार्सल डिलीवर करने तक जो टोटल टाइम लगा है वो 8 hour 45 मिनट है, जो कि इससे कम है. तो 102 हमारा आंसर नहीं होगा. अब हम फोकस करेंगे T202 पर. T202 ट्रेन कहां पर इन्हें बोर्ड करनी है? खड़गपुर पर. तो लेटेस्ट से T202 ट्रेन खड़गपुर पर यानी 10:40 पर बोर्ड कर रहे हैं. पहले इन्होंने जमशेदपुर में पार्सल डिलीवर किया. कितना टाइम लगा? 90 मिनट्स. तो 12:35 प्लस 1 hour 30 मिनट, ये हो गया 13:35 प्लस 30 मिनट 14:05. तो यहां पर ये 14:05 पर वापस आ. अब इन्हें 14:05 पर जमशेदपुर पर एक ट्रेन बोर्ड करनी है, वो यहां पर है. तो हम देख सकते हैं कि वो ट्रेन वो ये वाली बोर्ड करेंगे. तो यहां से इन्होंने डिपार्ट हुए हैं 10:40 पर, ये ट्रेन इन्होंने बोर्ड की है. अब इन्हें अपना एक मटेरियल और कहां डिलीवर करना है? हावड़ा स्टेशन पर. यहां पर ये पहुंचेंगे 18 पर और 50 मिनट्स ऐड कर दें तो ये हो गया 18:50. दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस में 8 hours and 10 मिनट का टाइम इन्हें लग रहा है. ना ये वाला जो टाइम आया है ये अब इससे कम हो गया है, तो 103 हमारा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं. अभी तक हमारा आंसर क्या हो रहा है? 202. अब हम एक बार 203 पर भी फोकस कर लेते हैं. ट्रेन 203 को वो 12:15 पर बोर्ड करते हैं. 14 पर वो यहां पहुंचते हैं. 1 hour 30 मिनट ऐड करें तो वापस जमशेदपुर स्टेशन वो पहुंचेंगे 15:30 पर. अब उन्हें जमशेदपुर पर एक ट्रेन बोर्ड करनी है. 15:30 पर कोई ट्रेन नहीं है, इनको 17 वाली ट्रेन बोर्ड करनी होगी. 17 वाली ट्रेन इन्हें हावड़ा पे पहुंचाएगी 8:30 पर, दैट इज 20:30. और इसमें 50 मिनट इनको टाइम और लेना होगा पार्सल को डिलीवरी करने में. तो 50 मिनट अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 21:20. यहां से यहां आने में 9 hours and 5 मिनट्स लगेंगे. हम देख सकते हैं ये सबसे कम टाइम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं. 3 persons A, B and C lived on an island hill. A lived on the top of the island hill, B occupied the middle portion of the hill and C occupied the bottom of the hill. The top of the hill received good rainfall, the main source of water in the hill, though this portion of the hill had few trees. The middle of the hill, however, was lush with trees offering timber. The bottom of the hill had a good amount of stones and sand. A, B and C assessed their wealth in terms of ownership of timber, water, stones and sand available in the island hill only. During heavy rains, stones and sand from the top and middle portion of the hill rolled over to the bottom. When the rains stopped, both A and B claimed that some stones rolled down from their lands to the land occupied by C. They wanted the stones back, but C argued
that rolling down of stones is a natural process. All three approached a wise man for the settlement of the ownership dispute. Which of the following is the best option available for the wise man? First option, award ownership of stones to A. ये तब होता जब सारे के सारे stones जो वहां पर रोल डाउन होके गए हैं वो टॉप ऑफ द हिल से होते, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कुछ स्टोन ऐसे भी हैं जो कि मिडिल ऑफ द हिल से रोल डाउन हुए हैं, तो ये तो समझदारी नहीं होगी. परमिट ए टू बिल्ड अ डैम सो दैट बी एंड सी आर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर. इससे हमारा पर्पस क्या सॉल्व होगा? यहाँ पर स्टोन रोल डाउन हुए हैं, उनकी ओनरशिप के बारे में हम इश्यू कर रहे हैं और हम एक नई समस्या कर दें कि डैम बना के उनको पानी मत दो, तो ये आंसर नहीं होगा. अवॉर्ड ओनरशिप ऑफ स्टोन्स टू सी एज स्टोन्स रोल डाउन नेचुरली. रोल डाउन हुए हैं लेकिन टेक्निकली वो वहां पर नहीं थे. आई वो ए और बी के यहां से थे, दो उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि किसके यहां से कितने स्टोन आए हैं, तो सी को देने से ए और बी अभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे इस पूरे प्रोसेस में. अवॉर्ड इक्वल राइट्स टू ऑल थ्री ओवर ऑल द रिसोर्सेज. ठीक है, आपके पास पानी ज्यादा है, आपके पास वुड ज्यादा है, आपके पास स्टोन ज्यादा है, क्यों ना तीनों के बीच में बराबर बांट दिया जाए सब कुछ. बिल्कुल यहाँ पर जो भी ओनरशिप है वो इक्वल है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. यस, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. अवॉर्ड ए ओनरशिप वाटर एंड सी ओनरशिप ऑफ स्टोन्स. सी को ओनरशिप ऑफ स्टोन दे दी, ए को ओनरशिप ऑफ वाटर दे दी, बी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, फिर अगेन नया डिस्प्यूट होगा. हम चाहते हैं कि वो सारे आराम से रहें, और क्योंकि नेचुरल प्रोसेस भी है, पानी ऊपर गिर रहा है क्योंकि आप टॉप पे हैं, वहां पर बीच वाले में ट्रीज हैं, नीचे स्टोन रोल डाउन हो रहे हैं, सैंड वहां पे अबंडेंस में है, तो स्पेसिफिक राइट किसी को देने से फ्यूचर में भी इशू उठ सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. इस सेट पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. 6 months later the three realized that the solution offered by the wise man in the previous question was not working to the satisfaction of all because it did not help them find the appropriate value of resources. Therefore, they reverted to status quo ante. After 1 year, all three of them wanted to construct a house each on their respective property. 3 types of resources: timber, water, and stone and sand were required to build a house. While each one had one resource in abundance, none of them had all the 3 in sufficient quantity. They still could not come to an agreement on how to fairly value and use each other's resources to construct the house. They again approached the wise man for advice. The wise man studied the situation carefully and proposed the following actions. एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लें. Which of the following is the most appropriate in the best interest of A, B, and C? The governing body of the United Federation of Ireland, of which the island hill is a part, should take ownership of all the 3 properties and construct houses for the 3. यहाँ पर इशू ये नहीं कि सिर्फ घर बनाना है, जो ओनरशिप है वो तो उनकी है, एक थर्ड पार्टी को उनको वहां पे बुला के और सारी ओनरशिप उनको दे देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. उन्हें अपने जो रिसोर्सेज है उनकी वैल्यू को असेस करना है कि कैसे हम इस चीज को कंसिडर करें, तो ये समझदारी नहीं होगी. ईच पर्सन शुड ओन 1/3 ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्सेज. यस, एक तरीका हो सकता है कि हर एक जना 1/3 ऑफ द रिसोर्सेज ले ले घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो सारे रिसोर्सेज हैं आपस में शेयर करके चलेंगे. The 3 persons should arrive at the value of the resources by trading the resources among them. ये एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है. भाई मुझे वुड चाहिए, तो जिसके पास वाटर है वुड और वाटर के बीच में ट्रेडिंग कर ले, आपस में दोनों समझ ले कि कैसे उसको करना है. वुड स्टोन वाला आपस में कर ले, स्टोन सैंड वाला वाटर के साथ में जो है वो कर ले. तो यस, ये एक बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है. तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन और सेकेंड, अगर ये दोनों साथ आ जाते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हमारे पास कहीं भी ये दोनों साथ में नहीं है. तो अगर इंडिविजुअली हमें चुनना हो, क्योंकि फर्स्ट को तो हम नहीं चुनेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन हाथ से चले गए हैं, और इंडिविजुअली अगर हमें चुनना हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा थर्ड ओनली, जहां ये आपस में ट्रेड करें, कॉमन सोल्यूशन निकालने की कोशिश ना करें, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ट्रेडिंग कर सकते हैं. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं. रमेश, द ओनर ऑफ एन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सानंद, had just returned after attending the funeral of his employee Pankaj Kumar, who had died of cancer at the age of 35. Pankaj was a hardworking and sincere employee with impeccable performance record. Pankaj was the sole bread earner for his family with negligible savings and was survived by his wife and 2 school-going children. His wife will get around 8 lakh rupees accrued to Pankaj as social security benefit. A large number of employees wanted the organization to employ Pankaj's wife on compassionate grounds so that she could support her family. Though Ramesh was sympathetic to the demand, he realized that this would set a precedence where the organization will have to provide jobs for everyone with similar conditions in the future. In fact, only recently Ramesh had refused a request for a job to the daughter of an employee who had died a few months before he was to retire. Question क्या given है? Ramesh formed a committee to look into this matter and the committee came up with the following suggestions. Suggestions read करने से पहले question पे नजर डाल दें. Which of the following options
फ्रॉम द अबव सजेशंस विल बी द मोस्ट सस्टेनेबल फॉर पंकज फैमिली। ना हमारा फोकस होना चाहिए ऐसे सजेशन जो पंकज की फैमिली के लिए मोस्ट सस्टेनेबल। क्रिएट अ फंड टू टेक केयर ऑफ इमीडिएट फैमिली एक्सपेंसेस। इमीडिएट फैमिली एक्सपेंसेस तो हो जाएंगे, व्हाट अबाउट इन अ लॉन्गर, क्योंकि कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सेविंग्स नहीं है, 8 लाख रुपए खर्च होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो आपने फंड बना दिया, उससे इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, बट सस्टेनेबल रिलीफ हमें चाहिए। प्रोबेबली हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फाइनेंस द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, यस एक बड़ा अच्छा तरीका होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कोई और सेविंग नहीं है तो जो पैसा मिला है उसको कहीं और यूज करें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और उसके लिए यस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, यस हम इसको कंसिडर करेंगे। स्पॉन्सर द वोकेशनल एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ एंड सब्सिक्वेंटली हेल्प हर फाइंड अ जॉब। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होगा कि आपने क्या किया, उनकी जो वोकेशनल एजुकेशन है बेस्ड अपॉन देयर क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, वो एजुकेशन लेना चाहती है उनको लेने दें, उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत है वो हम खर्च करेंगे, और फिर जब उनका कोर्स कंप्लीट होगा हम उनके लिए एक जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें मदद करेंगे, सो दैट अब वो एक रेगुलर ब्रेड अर्नर हो जाए फैमिली के लिए, बच्चों की एजुकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यस ये भी एक अच्छा सजेशन है। परचेज इंश्योरेंस फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। इंश्योरेंस परचेज करके आप उनको सस्टेनेबल बेनिफिट कैसे देंगे? इससे तो ये होगा कि अब कोई अगर मान लीजिए फैमिली में किसी की डेथ होती है तो बाकी बचे हुए लोगों को पैसा मिल जाएगा, ये एडवाइजेबल नहीं है। तो हम यहाँ से थर्ड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को हटा सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट ऑप्शन भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, बिकॉज वन हमारा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। रिक्वेस्ट ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। जो एम्प्लॉइज हैं वो तो खुद आए हैं कि भाई हम इनके लिए कुछ सोल्यूशन बनाए, अब आप उनसे ये कहेंगे कि सब आप कंट्रीब्यूट करिए, तो हो सकता है हम उनको थोड़ा पैसा अरेंज कर दें, लेकिन सस्टेनेबल अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की तो इससे फायदा नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन भी हाथ से चला जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh along with senior managers was in the process of designing a policy to deal with such issues in the future. Which of the following policy statements will be the least amenable to misuse in the future? हम misuse को minimize करना चाहते हैं तो क्या करें? The firm should provide one job to any of direct dependents of the deceased employee. One of the जो direct dependents हैं उनको हम ये करें, लेकिन क्या इसका misuse हो सकता है? हो सकता है कि कौन आएगा, क्योंकि मान लीजिए 3 4 5 वहां पे डिपेंडेंट हैं, उनमें से कौन होगा, हो सकता है वो जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी उनकी भी अपनी एक फैमिली हो। अगर आपने उनमें से किसी एक को जॉब दे दिया, दूसरा उसको जॉब नहीं मिलेगा, हो सकता है जरूरत दूसरे को ज्यादा हो, तो कई सारे इश्यूज यहाँ पर उठ सकते हैं, मिसयूज किया जा सकता है। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डिपेंडेंट इफ एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द सर्विस। ना ये इश्यू जो है वो सर्विस के दौरान ही डेथ का है, लेकिन ये वाला मुद्दा अभी भी वही रहेगा कि हो सकता है मान लीजिए किसी के 2 सन हैं, दोनों की मैरिज हो गई है, एक काम कर रहा है एक काम नहीं कर रहा, पर जो काम कर रहा है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बोले कि मुझे जॉब दे दो, और जो काम नहीं कर रहा है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो मिसयूज होने के चांसेस हैं। तो हम कहेंगे ये समझदारी नहीं होगी। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डिपेंडेंट इफ द फैमिली डज नॉट हैव एनी अदर सपोर्ट एंड एम्प्लॉइज डाइज ड्यूरिंग सर्विस। ये अगेन वही मुद्दा है, अगर किसी एक डिपेंडेंट के ऊपर आप आएंगे, जब तक ये क्लियर नहीं है कि वो डिपेंडेंट सही पर्सन है जिसको ये दिया जाना चाहिए, उसको मिसयूज होने का पूरा चांस है। द फर्म शुड प्रोवाइड हेल्प टू द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन परस्यूइंग गुड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हेल्प प्रोवाइड करनी है कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाए और अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए। एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल चाहिए, वो कहां से आएगी? ये आंसर नहीं होगा। The firm shall constitute a committee with fair representation from all stakeholders, मैनेजमेंट भी है, आपके जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉइज हैं वो भी हैं, टू डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक्स ऑफ द केस। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कोई एक पर्सन है जिनकी समय से पहले डेथ हो गई बट फाइनेंशियली बहुत साउंड है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, तो अब वहां पर किसी को जॉब देना या किसी एक डिपेंडेंट को पॉलिसी बनाना समझदारी नहीं। सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लिया जाए और बोले रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा कोई केस आए, स्पेसिफिक केस आ रहा है, अगर वहां जरूरत हो तो आप सब मिलकर डिसाइड कर लें कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। यही समझदारी होगी। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। माधुरी आप्टे, अ बिजी प्रोफेशनल, रेंट्स आउट हर स्टूडियो अपार्टमेंट लोकेटेड इन साउथ मुंबई। Since she stays 3 hours away from the studio apartment, she uses a networked digital lock to monitor the property remotely. Each customer gets a temporary and unique access code for the digital lock that enables them to enter the studio apartment for the duration of stay. The apartment's entrance door can also be opened with the physical keys, and Madhuri Apte
has two such keys in her possession. Madhuri Apte has employed a cleaner who has a permanent access code to enter the apartment for cleaning every day. She is available only between 15 hours and 17 hours. Madhuri Apte's apartment caters largely to international customers. A customer typically stays for 3 days, paying an average rent of $125 per day. Question क्या है? While Madhuri Apte's studio apartment gets good feedback on other aspects, many seem unhappy as they found the operation of the digital lock complicated. So focus क्या है? जो ऑपरेशन है डिजिटल लॉक का उसको उनको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है. Which of the following options is the best for Madhuri Apte in the context? Madhuri should switch to a physical lock. Advisable नहीं है क्योंकि डिजिटल लॉक लगाने के पीछे की वजह क्या थी? उन्होंने नेटवर्क डिजिटल लॉक किया था सो दैट टू मॉनिटर द प्रॉपर्टी रिमोटली. अगर इन्होंने फिजिकल लॉक पे चले गए तो ये मॉनिटर नहीं कर पाएंगे. माधुरी ऑन रिक्वेस्ट शुड सेंड वन ऑफ द फिजिकल कीज 5 days ahead of customers arrival at an extra charge of $75. अननेसेसरली अपना वर्कलोड भी बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी हो सकता है जो क्लाइंट है वो तैयार नहीं हो. माधुरी शुड रिक्वेस्ट द क्लीनर टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डिजिटल एक्सेस कोड टू कस्टमर्स फॉर एन एक्स्ट्रा चार्ज. ये भी एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज उनका जो टाइमिंग है वो बड़ा लिमिटेड टाइमिंग है. हो सकता है जब वो कस्टमर आए तब वो वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो उनसे ये कहना कि आप ट्रेनिंग के लिए जाएं थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है. माधुरी शुड डू नथिंग एज डिजिटल लॉक शेल बी द नॉर्म इन द फ्यूचर. अगर कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, एज द ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एड्रेस करें. कुछ नहीं करना सोल्यूशन नहीं होगा. माधुरी शुड क्रिएट अ वीडियो मैनुअल ऑन हाउ टू यूज द डिजिटल एक्सेस कोड एंड ईमेल इट टू द कस्टमर्स बिफोर देयर अराइवल. इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन आंसर होगा. प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन ऑफ द डिजिटल लॉक वो कॉम्प्लिकेटेड पा रहे हैं. तो आप एक काम करें, उनके लिए पहले से ही उनको एक मैनुअल भेज दें और उससे क्या होगा कि वो उसको देखें कि हाँ अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैनुअल को रेफर कर सकते हैं. प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. इस सेट पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. माधुरीज अपार्टमेंट रिसीव्ड अ गुड फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द डिजिटल लॉक. तो डिजिटल लॉक से परेशानी है. शी डिसाइडेड टू लीव अ स्पेयर फिजिकल की इन द हाउस फॉर हर गेस्ट. रिसेंटली सम ऑफ द गेस्ट हैड फॉरगॉटन टू लीव द की बिहाइंड ड्यूरिंग चेकआउट. अपने साथ ही चाबी लेके चले गए. मेकिंग अ स्पेयर की विल कॉस्ट $500 एंड विल टेक अबाउट 10 days टू अराइव. तो इनकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो गई है और साथ में इसमें समय भी लग रहा है. दो इनके पास 2 की है, एक बार वो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक फिजिकल की अगर वो कस्टमर के लिए रखना चाहती हैं और कोई इसको अपने साथ लेके चले जाए, वापस दे के ना जाए तो इनके लिए तो वो महंगा सौदा है ही. शी वॉज कंफ्यूज्ड इफ शी शुड कंटिन्यू लिविंग द स्पेयर की एंड वॉज लुकिंग फॉर अ वे आउट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे आउट फॉर हर? नंबर 1, कीप डिजिटल लॉक इज द ओनली ऑप्शन, कम्युनिकेट टू कस्टमर्स. बट क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर आप फिजिकल की रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसको हटाना समझदारी नहीं होगी. बी प्रेजेंट ड्यूरिंग चेकआउट टू इंश्योर द की इज रिटर्न. आप अपने लिए मुसीबत बनाएंगे, आपका टाइम लगेगा, आप ब्लॉक हो जाएंगे, समझदारी नहीं है. रिक्वेस्ट द क्लीनर टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग चेकआउट क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए है. अगेन ये भी एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा. Send polite reminders to guests before checkout date and on the day of checkout to leave the key behind. आपने polite reminder भेजा और वो फिर भी चले गए. अब आप क्या करेंगे? आपकी तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, आपको तो मेहनत करनी ही है, आपका पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा. ये हम एक गुड फेथ में करने की सोच सकते हैं बट देन ये हैबिट बन जाएगी लोगों की और हो सकता है हमें बार बार फाइनेंशियल लॉसेस हो, समय लग जाए. चार्ज सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ $100 which will be forfeited if the keys are not left behind. नाउ $500 कॉस्ट कर रही है एक स्पेयर की बनाने में, लेकिन आप सिर्फ $100 एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं. इंटेंशन क्या है? जिससे लोग थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बने, उन्हें मालूम है कि भाई मुझे $100 देना पड़ेगा, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जाते समय वो भी कीज दे के जाए. तो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी उन पर भी आ गई है तो वो लोग रेस्पॉन्सिबल होंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा.